ईरान जंग की जद में आई पूरी दुनिया। अमेरिका का मिशन डिस्ट्रक्शन ऑन। न होगी बातचीत, न अब नेगोशिएशन। यूएस स्ट्राइक, इजराइल का एक्शन। ट्रंप का ऑपरेशन रिवेंज। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। रणभेरी बच चुकी है, आसमान में फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, समंदर में वॉरशिप्स हैं और दुनिया की धड़कनें तेज हो गई हैं। होर्मुज़गान वही इलाका जहां से दुनिया की ऊर्जा की सांसें गुजरती हैं, वही स्टेट ऑफ होर्मुज जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा आता जाता है। और अब यही इलाका अमेरिका और ईरान की टक्कर का नया रण क्षेत्र बनता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर हमला किया, मिसाइलें दागी, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और दुनिया को संदेश दे दिया और जवाब भी कि जो जोरदार हमला करेगा वही जीतेगा। दूसरी ओर ईरान भी पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा। ऐसे में सवाल सिर्फ दो देशों का नहीं, पूरी दुनिया की स्थिरता का है। अगर होर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव और बढ़ता गया तो क्या तेल की कीमतें आसमान छुएंगी? क्या वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा? क्या यह टकराव पूरे पश्चिमी एशिया को अपनी चपेट में ले सकता है? दर्शकों, क्या यह सीमित सैन्य कार्रवाई है या एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध जंग की शुरुआत? क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी या अब हथियार ही फैसला करेंगे? जी हां दर्शकों, क्या होर्मुज़गान से उठी चिंगारी पूरी दुनिया को जला सकती है? क्या अमेरिका और ईरान अब आर पार की लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं? सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट को सुनिए, उसके बाद एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। मिलिटरीली तो ईरान के पास वो कुव्वत नहीं है कि वो अमेरिका से बड़ा जवाब दे सके, यानी ना तो उसके पास बॉम्बर्स हैं और ना ही उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन हाँ, ईरान ऐसा कुछ कर सकता है कि अगर वो किसी एक देश में, यानी कि जो ईरान के नज़दीक है, कुवैत है, बहरीन है, इनमें वो अपना ग्राउंड इन्वेशन करके और जो मिलिट्री बेस है अमेरिका के, उनसे कुछ अमेरिकन सोल्जर्स को बंदी बना ले, अपने कब्जे में ले ले, तो फिर ये एक किस्म से गेम चेंजर साबित हो सकता है। और दिस कैन बी ए कूटनीति और इट कैन बी ए सबोटेज नीति। लेकिन मिलिटरीली मुझे नहीं लगता कि ईरान अमेरिका से बड़ा जवाब दे पाएगा। जी, मुझे यहाँ पर लगता है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ढिलाई अपनाई है ईरान के अगेंस्ट में और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान, उसे अब चेंज करने की आवश्यकता है। क्योंकि पहली बार ओपन रिपोर्ट्स हमको ये बता रही हैं कि हांगकांग बेस्ड एक कंपनी है जो तेहरान और बीजिंग के बीच में इंटरमीडिएटरी का रोल अदा कर रही है और चीन से तेहरान को 60-70 मिलियन डॉलर्स देकर मैनपैड्स मिल रहे हैं, QW-13 मिल रहे हैं और F-16 मिल रहे हैं, जो कि एयर डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, एयर डिफेंस रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये उनको मिल रहे हैं। तो इसके चलते मुझे लगता है कि युद्ध की विभीषिका और भी ज़्यादा घृणित और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। जी, आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या अमेरिका और ईरान के बीच अब सीधी जंग तय है?
सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, क्या ट्रंप ने ईरान को निर्णायक संदेश दे दिया है कि अब सूपड़ा साफ हो जाएगा? सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल से, क्या मिडिल ईस्ट एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ रहा है और इसका अंजाम क्या होगा? सवाल नंबर 4 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या ईरान अब और बड़ा जवाब अमेरिका को देने वाला है? सवाल नंबर 5, क्या ये जंग भारत और दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी? जी हां दर्शकों, अगले घंटे लगातार पूरा विश्लेषण, एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, उनके पास मैं जाऊंगा बस कुछ मिनट और उसके बाद हम इस बड़े डिस्कशन के लिए जाने वाले हैं। जी हां, आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स आने जा रहे हैं दर्शकों, जिसके जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार 10 बड़े अपडेट क्या है ईरान जंग से जुड़े हुए, और उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिरकार मैप में वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अमेरिका ने बीते 24 घंटे में हमलों को अंजाम दिया है। अपडेट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। जी हां, अमेरिका की ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है, रॉकेट्स दागे गए हैं। अपडेट नंबर 2 जो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, अमेरिका ईरान जंग से जुड़ी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इंटरसेप्टर्स ने उन हमलों को नाकाम किया है। अपडेट नंबर 3 जो आ रहा है जंग के मैदान से, वो ये है कि सेंटकॉम ने कई IRGC ठिकानों पर हमले किए हैं, निशाना बनाया है और वहां ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा है। अपडेट नंबर 4, जी हां, हमलों में कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन हमले शामिल हैं, जिसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ रहा है। अपडेट नंबर 5 आपको दिखाने जा रहे हैं दर्शकों, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है कि अब जो हमला होगा वो निर्णायक होगा, फाइनल होगा और विध्वंसक होगा। अपडेट नंबर 5 आपने देख लिया, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अपडेट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, अमेरिका ने भी जवाब दिया है। जी हां, अमेरिका ने कहा है कि यह हमला रक्षात्मक जवाब था, यानी डिफेंस में किया गया हमला था, लेकिन ईरान ने भी चेतावनी जारी की है। जी हां, अपडेट नंबर 7 में आपको बता दूं दर्शकों, जॉर्डन ने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की जानकारी दी है। अपडेट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, तनाव पूरे पश्चिम एशिया में लगातार फैलने की आशंका है। अपडेट नंबर 9 भी आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। जी हां, तेल सप्लाई और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ग्लोबल चिंता बढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको वो मैप दिखाने जा रहा हूं दर्शकों मैं, जिस पर यह चर्चा होगी कि किन किन इलाकों पर हमला हुआ है, अमेरिका ने कहां कहां हमला किया और वो निर्णायक हमला कितना नुकसान पहुंचा रहा है ईरान को, वो भी दिखाएंगे। मैसिव स्ट्राइक की तस्वीर ये देखिए, इफ्सहान में हमले हुए हैं, काजरून में हमले हुए हैं, नतांज, फोर्डो और होर्मुजगान में जो प्रोविंस है वहां पर हमले हुए हैं। इसके अलावा केशम द्वीप पर बड़ा अटैक हुआ है। दक्षिणी ईरान का जो इलाका है वहां से भी हमलों की खबरें आ रही हैं। होर्मुज स्ट्रेट के पास का इलाका जहां पर ईरानी नेवी का हेडक्वार्टर कहा जाता है, वहां पर भी बड़े हमले हुए हैं। दर्शकों ये तस्वीर देखिए, और अमेरिका ने कहा है कि ये हमले तो शुरुआत भर है, देखते जाइए, ईरान की अब ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन ईरान ने भी एक धमकी भरे लहजे में कहा है कि 24 घंटे के भीतर अमेरिका को उसके हमलों का अंजाम भुगतना पड़ेगा। जी हां दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। आपने मैप देख लिया, बीते 24 घंटे में 5 बड़ी जंगी अपडेट आपको बता दूं, उसके बाद मैं पैनल के पास जाऊंगा और बीच में जो बचे ग्राफिक्स मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जी हां, देखिए आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है वो भी अपडेट, वो भी इंफॉर्मेशन आपको मैं देने जा रहा हूं दर्शकों। सबसे पहले देखिए, इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्या है इन्फो नंबर 1? जंग से जुड़ी जो बड़ी तस्वीर है क्या है? ट्रंप ने ईरान को फिर से सैन्य कार्रवाई की चेतावनी जारी कर दी है। इन्फो नंबर 2, अमेरिकी सऊदी हमले एक साथ रिटेलिएट किए गए थे। इन्फो नंबर 3, इजिप्ट के बंदरगाह पर अमेरिकी गैस टैंकर पर ड्रोन से अटैक किया गया है। जी हां, अपडेट नंबर 3 आपको बता रहा हूं, ड्रोन अटैक की खबर आ रही है मिस्र के बंदरगाह पर, जहां पर अमेरिकी गैस टैंकर पर हमले हुए हैं। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, कच्चे तेल का भाव $90 के करीब पहुंचा है और इसके 100 पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इन्फो नंबर 5 आपको दिखाने जा रहा है आपकी स्क्रीन पर, इजाजत के बिना होर्मुज से कोई जहाज नहीं गुजरेगा, ये बात ईरान ने कही है। तो 5 बड़ी जंगी अपडेट बीते 24 घंटे की मैंने आपको बता दी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है दर्शकों, उनसे जरिए इस पूरे गंभीर विषय को समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत कीजिए मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब का, बहुत बहुत स्वागत है सर आपको, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। एम्बेसडर दीपक बोरा साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्रणाम सर, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हाकिम रेजा ईरान से मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, रवि साहब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से लाइव जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, इस जंग को लेकर
गीदड़ भभकियां अमेरिका भी दे रहा है, ईरान भी दे रहा है, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन ग्राउंड पर है, जो मैप वगैरह में दिखा रहा था, अमेरिका ने और ज्यादा अब जो सुदृढ़ हमले हैं, जो प्लान्ड हमले हैं और खतरनाक कर दिए। सर, इस जंग को कहां जाता देख रहे हैं आप? ये जंग दुनिया की इकोनॉमिक तबाही की तरफ जा रही है जी। ठीक है साहब। ये एक महीना पहले जो कि एक्सॉन मोबिल और बाकी अमेरिकन ऑयल कंपनीज के सीईओज थे, वो गए थे डोनाल्ड ट्रंप के पास और ये कहने के लिए कि साहब अभी तक हमने स्थिति संभाल रखी थी और दुनिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो देश थे उनका इस्तेमाल कर कर के वो लोग अभी तक हालत संभाले हुए हैं इकोनॉमिक। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स 2 हफ्ते पहले कहा था कि लास्ट 4 वीक्स पे आ गया है। अब दुनिया ऐसी सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती जिसमें कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कम डाउन टू 0। इसलिए सारे देश जो है दे विल ट्राई एंड रिप्लेनिश स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स और ऑयल की डिमांड बढ़ेगी। सप्लाई 22% हॉर्मुज की गुल, 12% रेड सी बाबल मंदेब स्ट्रेट से बंद। ठीक है साहब, 34% ऑयल ऑफ द टेबल और लड़ाई चालू बढ़ती जा रही है। तो ऑयल की कीमतें अगले महीने, उसके अगले महीने $150 प्रति बैरल, $200 प्रति बैरल पहुंच गई। तो हमारा सवा सत्यानाश तय है दुनिया का, शामिल अमेरिका को भी हिट पड़ेगी। ठीक है साहब, ये अमेरिका की ऑयल कंपनीज ने कहा था, एक्सॉन मोबिल ने कहा था और शेवरॉन ने कहा था। तभी वो बातचीत हुई थी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो इजराइल ने पहले दिन फाड़ के फेंक दिया कि हमको तो लड़ने का शौक है साहब, हम तो लड़ेंगे, लड़े जाएंगे। दुनिया की इकोनॉमी चूल्हे में जाती है, जाए भाड़ में। अब भारत की इकोनॉमी चूल्हे में जाती है, जाए भाड़ में। राइट सर, हमें 2 टके का फर्क नहीं पड़ता। हम तो साहब ईरान को तबाह करके छोड़ेंगे, चाहे दुनिया की इकोनॉमी इसमें तबाह हो जाए। ये बेवकूफ़ी की लड़ाई है और डोनाल्ड ट्रंप साहब फंस गए हैं। जो कि अमेरिकन प्रोफेसर रॉबर्ट पेप ने कहा है एस्केलेशन ट्रैप। ना वो इसको कंक्लूजन पे ले जा सकते हैं लड़ाई को, ना इससे निकल सकते हैं। छेड़ दिया ईरान को, आप फंस गए साहब। समझ नहीं आ रहा कि कैसे खत्म करें। रोज गीदड़ भभकी दे रहे, आई विल डिस्ट्रॉय ईरान, आई विल फिनिश देयर सिविलाइजेशन। देख हम रहे हैं कि वापस ताबड़तोड़ ईरान जो है वार पे वार किए जा रहा है। इन्होंने कहते हैं कोई 48-49 एयरक्राफ्ट और ड्रोन बर्बाद कर दिए हैं। इन्होंने कोई 40 के ऊपर रडार बर्बाद कर दिए हैं। 7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बर्बाद कर दिए हैं, जॉर्डन में, कुवैत में, इराक में, यूएई के अंदर, बहरीन में। ये तो ताबड़तोड़ वापस मारे जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे हमने 90% सब खत्म कर दिया है। साहब देखिए, जब तक आप बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालेंगे आप कुछ परमानेंट हासिल नहीं कर सकते। बॉम्बिंग से 40 दिन से ज्यादा आपने बॉम्बिंग कर ली, 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक। क्या सिर फाड़ के क्या आपने हासिल किया? ठीक है, अभी वो फिर वापस आप पे दागे जा रहा है मिसाइल। आप कह रहे थे 90% मिसाइल खत्म हो गए हैं, ईरान को हमने तबाह कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। बातों से थोड़ी ना होता है साहब, जमीन पे करके दिखाओ। उसके लिए आपको 1 मिलियन ट्रूप्स लाने पड़ेंगे ऑन द ग्राउंड। है आपके पास? नहीं है। जब इराक पे आपने हमला किया था 7.5 लाख की फौज लगानी पड़ी थी। राइट सर। अब आप कह रहे हैं कि 20,000 की फौज से हम वो कर देंगे जो 7.5 लाख की फौज नहीं कर पाई थी। ये सब बकवास है साहब। ये मतलब एज अ मिलिट्री मैन आई एम वेरी स्केप्टिकल ऑफ ऑल दिस, क्या कहते हैं, हॉट एयर। ये सब हॉट एयर है। आपकी स्क्रीन पे भी आग लग गई है हॉट एयर सुनते। राइट सर, प्लीज स्टे विद मी जनरल साहब। मिस्टर वोहरा, मैं आपके पास आ रहा हूँ।
इस जंग की वजह से इंडिया की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार कई देशों से कहा गया कि पीएम मोदी को इंटरवेन करना चाहिए, लेकिन ये जंग मुसलसल चल रही है। इसका खामियाजा एशिया सब कॉन्टिनेंट को, भारत को भी भुगतना पड़ेगा सर। क्रूड सप्लाई एक बहुत मेजर फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। पूरी दुनिया भर की इकॉनमी एकदम फ्रेजाइल हो गई है इस जंग की वजह से, और ये जंग ऐसा लग रहा है कि कभी बंद नहीं होने वाली है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंडिया कैसे अपने आप को सेव करेगा सर इस क्राइसिस से, चाहे क्रूड सप्लाई हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, कैसे? राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपने अभी एक आउटस्टैंडिंग जनरल ऑफिसर का सुना है एनालिसिस, अब एक इकोनॉमिस्ट का सुन लीजिएगा। ये जो प्रिडिक्शन होती है कि अमेरिका में डिप्रेशन होने वाली है, रबिश। डिप्रेशन तब होती है जब आपकी आर्थिक व्यवस्था या जीडीपी कोलैप्सेस बाय एटलीस्ट 25%, जो ग्रेट डिप्रेशन में हुआ था। राइट। इन्फ्लेशन 10%, ये स्टैंडर्ड है। इन्फ्लेशन 10% से ज्यादा हो जाती है, अमेरिका में नहीं हो रहा। अमेरिका में फर्स्ट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन 1928 में 9,000 बैंक कोलैप्स कर गए थे। अभी तक एक नहीं हुआ इस जंग के कारण। बैंक्स आर वेल कैपिटलाइज्ड, बहुत पैसा है उनके पास। और ये जो हम लोग सुन रहे हैं कि ये लोगों ने मीटिंग की थी वो डोनाल्ड ट्रंप और बोला कि ये कर दो वो कर दो। बेसिकली जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका लार्जेस्ट डिफेंस फर्म्स, पेंसिल्वेनिया डिफेंस इनोवेशन समिट जुलाई 26 में बातचीत की थी, सबसे बड़ी कंपनियां, उनको बोला था जल्दी जल्दी हथियार बनाओ और बहुत जल्दी बनाओ। फिर लोगों ने कहा कि इसके पास, इसका मतलब है कि इसके पास हथियार कम हो रहे हैं। उससे पहले, कुछ दिन पहले ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को कहा था कि वी हैव फार मोर एम्युनिशन than anyone in the world and more than we need। अब कौन सी सच्चाई है कौन सी नहीं है ये आप खुद फैसला करिए, लेकिन मेरा ये मानना है सर कि ये कहना कि अमेरिका बर्बाद हो रहा है, नॉट एट ऑल। वहां की आर्थिक व्यवस्था इस समय बड़ी तगड़ी है, इट्स ग्रोइंग। अमेरिका इज अ वॉर इकोनॉमी। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, अमेरिका की आजादी को कितने साल हो गए हैं सर? 250? अभी तो सेलिब्रेट किया था 250th बर्थडे। और इस 250 साल में केवल 20 साल थे जब अमेरिका जंग नहीं लड़ रहा। अमेरिका इज अ वॉर इकोनॉमी, दे लव टू फाइट, उनको मजा आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा एक बार आई लव टू फाइट? तो मेरा मानना है सर कि अब ईरान बहुत मुसीबत में है। और क्या मुसीबत है? उसकी इकोनॉमी इज इन ट्रबल। मिलिटरीली पता नहीं वहां पे क्या हो रहा है, कौन किसको मार रहा है। पर्सनल इंटरनली मेरे को लगता है अनरेस्ट चल रहा है। कहने के लिए बहुत कुछ है, हम तो बहुत है, हम सुपर पावर हैं, ये हैं वो हैं, ऑल दैट यू कैन से, लेकिन महंगाई हम जानते हैं कितनी हो गई है, हम जानते हैं उनकी करेंसी कोलैप्स कर गई। राइट। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ सर, आलोचना की गई थी कि रूस ने शायद ड्रोन्स क्यों खरीदे ईरान से। आपने सुना था ना कि ईरान बेच रहा है, रूस भेज रहा है रूस को शायद। अब तो यूक्रेन ने भी पानी के जहाज को गिरा दिया। कम ऑन सर, रूस खरीदेगा ड्रोन्स ईरान से? गिव मी अनदर वन सर। ये देश रूस, बुरेवेत्सनिक, वो स्टॉर्मी पेट्रो जिसने न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर आर्म मिसाइल टेस्ट की थी पिछले साल, मैं आपको बताता हूं सच्चाई क्या है सर, प्लीज लिसन टू मी। ये बेसिक ड्रोन शायद भेजे हैं यूएस को, रशिया को, क्षमा कीजिए, इनको अपग्रेड करिए, इनमें ज्यादा वेपन्स लगाइए, ज्यादा डिटेक्शन सिस्टम्स लाइए और हमें वापस भेजिए, और इसके पैसे दिए हैं। दिस इज द रीजन व्हाई दे वर सेंट सर। और फिर वापस आ रहे थे तो यूक्रेन ने एक पानी के जहाज को डुबो दिया था कैस्पियन सी में। एंड फाइनल क्वेश्चन सर, क्या टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो सकती है? सर, दुनिया का सबसे बड़ा कमरा, रूम, पता है कौन सा है सर? द रूम फॉर इंप्रूवमेंट। ये हमें सिखाया जाता है सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विद मी। रवि साहब जुड़े हैं न्यूयॉर्क से। रवि जी, आप अमेरिका की इकोनॉमी को समझते हैं, उसकी नब्ज को समझते हैं। अभी जो एम्बेसडर वोरा साहब जो बोल रहे हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि किसी भी कंट्री के लिए इतनी जल्दी प्रेडिक्शन कर देना, उसकी इकोनॉमी को फ्रेजाइल बता देना, उसके डिफेंस कैपेबिलिटीज़ पर क्वेश्चन करना। क्या अमेरिका अब इस जंग में फंस चुका है, जो जनरल साहब कह रहे हैं? अब वो छटपटा रहा है निकलने के लिए, लेकिन ईरान ने जिस तरह से धोबिया पछाड़ लगाया है, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप साहब अब इस जंग से निकल नहीं सकते। करो या मरो की स्थिति हो गई उनके लिए। रवि जी क्या है? रवि जी, रवि जी आप मुझे सुन पा रहे हैं?
ठीक है, हाकिम रेजा भी मेरे साथ जुड़े हुए ईरान से। हाकिम साहब, आपसे ही मेरा सवाल यही है सेम, कि अब अमेरिका फंस गया इस जंग में, लेकिन ईरान जिसको अंडरस्टिमेट अमेरिका शुरू से करता रहा, अब ईरान ने अपनी असली ताकत दिखा दी अमेरिका को। हाकिम साहब नमस्कार। हाँ। देखिए, अभी हमारे इकोनॉमिस्ट के, मैं भी है ना इंडो ईरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मुझे भी इकोनॉमिक पे भी और ईरान में रह के पूरी स्थिति को भी मैंने पूरा देख रहा हूँ। देखिए, यहाँ का जो बता रहे हैं ना, जो हमारे जनरल बख्शी साहब ने कहा, पूरी तरह फंस गया है। अमेरिका नो डाउट इकोनॉमिकली सुपर पावर था, अभी खत्म हो रहा है। देख लीजिए, पहले क्या था, अकेला जो बोलेगा पूरी दुनिया मानती थी, आज नहीं है वो स्थिति, खत्म हो गई है। ये जो जैसे जैसे ईरान चाह रहा है लंबी जंग, ये ईरान शॉर्ट जंग में नहीं जा रहा है, ये चाह रहा है जैसे आप सब लोगों को पता है, इराक के साथ 8 साल जंग, इराक के पीछे पूरी दुनिया थी, उस टाइम पे रशिया भी साथ में था, उसके बावजूद भी ईरान झुका नहीं। तो ईरान है ना इतना आर्म्स एंड एम्युनिशन बना चुका, इतना उनके भंडार, उन्होंने जैसे लास्ट टाइम एयर कमांडर ने बताया था कि हमारे पास इतने मिसाइल सिटीज हैं, अगर हर हफ्ते एक एक दिखाएंगे तो 2 साल लगेंगे, तो तकरीबन अंदाजा लगता है कि 100 से भी ज्यादा मिसाइल सिटीज, अंडरग्राउंड सिटीज हैं उनके पास। तो जो भी पहले के, जो पुराना 30-40 साल पहले का जो उनके वेपन्स था, उसी को इस्तेमाल किया है, कभी भी नए बहुत कम उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा बर्बादी के, जितने भी देख लीजिए, जितने भी खाड़ी देश में उसके बेसेस थे, सबको बर्बाद कर दिया, करके अभी जाके जॉर्डन में मार रहा है, इजिप्ट में मार रहा है, जहां से भी इंटरसेप्टर, जब इसराइल मारने से, क्योंकि इसराइल थोड़ा दूर है ना, वो जस्ट रास्ते में जाने में इंटरसेप्ट गिरा देंगे बोल के जहां जहां भी लग रहा है सब बेसेस को खत्म कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान प्लानिंग के साथ जंग ऐसी चला रहा है कि अमेरिका इस तरह बुरी तरह फंस गया है, वो निकल नहीं सकता। अभी जब तक के ये तो यहाँ पर ईरान में जब भी बातचीत के लिए पूछ रहे हैं तो पूरी पब्लिक बोल रही है कि अभी बातचीत नहीं होगी। किससे बातचीत करोगे? वो जो बार बार धोखा देते रहता है उससे बात करोगे। जो सबसे बड़ा जालिम है, हजारों बच्चों को गाजा में और कहीं यानी ईरान में सब जगह मारा, उससे बातचीत करोगे? बातचीत के लिए कोई रकम का थोड़ा बराबर भी जगह नहीं दे रहे हैं। यहाँ की पब्लिक पूरी तरह, जैसे रिजीम में है ना, पहले जंग से पहले रिजीम थोड़ा वीक थी, अब जंग के बाद तो इतना स्ट्रॉन्ग रिजीम है कि वो बोल रहे हैं कि सुप्रीम लीडर को पूरी तरह इख्तियार दे दें, बोल रहे हैं कि हमारा पूरा खून भी है ना आपके लिए गिफ्ट है। तो इस तरीके का जो हौसले, हिम्मत जो है ना, और 3 करोड़ से ज्यादा लोग जंग में हिस्सा लेने के लिए लिखा चुके हैं नाम, सिर्फ ईरान के अंदर। उसके अलावा मिलियंस ऑफ आर्मी उनके पास है, और उनके जितने भी रेजिस्टेंस ऑफ फोर्सेस इराक में, लेबनान में और लेबनान में है, वो मिलियंस में है। जैसे कि बख्शी साहब ने बोला कि 1 मिलियन भी लाए ना तो भी ईरान से जीत नहीं सकता, क्योंकि इनके पास करोड़ों के ये है। तो इसमें जो ईरान जानता है लंबी जंग चलने से अमेरिका की इकोनॉमी को तोड़ना है, वो कैसे छोड़ेगा? इकोनॉमी जब बर्बाद हो जाएगी तो अमेरिका खुद ब खुद झुक जाएगा। चलिए, इकोनॉमी पर मैं एम्बेसडर वोरा साहब से फिर से समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उनका अनुभव उन देशों में रहने का भी है, काम करने का भी है। हम तो किताबी बातें, अखबारी बातें करते हैं। जनरल साहब जी बताएं। जनरल साहब देखिए, मैंने कहा था इकोनॉमी अमेरिका से ज्यादा दुनिया की इकोनॉमी का सत्यानाश होगा। राइट सर। ठीक है साहब, 80% हमारा ऑयल इंपोर्टेड है। ठीक है साहब, गल्फ से बंद हो रहा है, बाबल मंदेब स्टेप से बंद हो रहा है। 32% हमारा फर्टिलाइजर वहां से आता है। हीलियम गैस गल्फ से आती है, ठीक है, जो कि आपके चिप्स में लगती है। सल्फ्यूरिक एसिड गल्फ से आती है, ठीक है, ये सारा सप्लाई गल्फ से आती है। पूरे एशिया, जापान, कोरिया, सबका तेल तकरीबन ज्यादातर गल्फ से आ रहा है। आप समझते हैं उनकी इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? $150 प्रति बैरल, $200 प्रति बैरल जाए, आप समझते हैं जापान की इकोनॉमी, कोरिया की इकोनॉमी, यूरोप की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ेगा? और अमेरिका में खुद, माफ कीजिए, जो आंकड़े हैं, $2 प्रति गैलन गैस था लड़ाई के पहले, आज के दिन 4 के ऊपर चढ़ गया है काफी। कई स्टेट्स में $5 और $6 प्रति गैलन है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं। अमेरिका के अंदर
फर्टिलाइजर की प्राइस सोइंग सीजन के पहले 42% से बढ़ गई थी। ये अमेरिकन आंकड़े हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था, आई डोंट वांट टू बी अनदर प्रेसिडेंट हूवर, जिसके नीचे ग्रेट डिप्रेशन हुई थी। These, I'm not saying this, the Americans are saying this. Vice President Vance has told President Donald Trump कि हमारी इंटरसेप्टर इन्वेंटरी डेंजरसली डिप्लीट हो रही है। ठीक है, पेट्रो डॉलर खत्म हो रहा है साहब। भारत, रशिया, चाइना, ब्राजील वगैरह अपनी कंट्री अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे। जो डेट है, नेशनल डेट यूनाइटेड स्टेट्स का, आप समझते हैं वो बढ़ नहीं रहा है। तो ये कहना कि अमेरिका की को शौक है लड़ने का, अच्छी बात है, वो शौक फरमाते हैं, लेकिन मिलिटरीली मैं ये बात बता दूं, 20 साल लड़े वियतनाम में, पिट गए। 20 साल लड़े अफगानिस्तान में, पिट गए। 8 साल लड़े इराक में, वापस आना पड़ा। कह रहे थे 48 घंटे में ईरान को मसल देंगे। 6 महीने होने जा रहे हैं साहब, लड़ाई चालू है। तो बातें बड़ी बड़ी कर देना डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए आसान है, करके दिखाए ना जरा। ऑल राइट सर, ठीक है। रवि जी मेरे साथ न्यूयॉर्क से जुड़े हैं। रवि जी, जो जनरल साहब कह रहे हैं, आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? उसके बाद मैं एमएल से वोरा साहब के पास जाऊंगा। Fernand, I think it's an honor to be with General G and ex-ambassador, Excellency. Lovely meeting you. Always hear you. अपने सर ने बहुत इम्पोर्टेंट बात दी कि अमेरिका की जो सिचुएशन है वो काफ़ी आई थिंक एक तरीके से जो है वो गले में अटक भी रही है, बाहर भी नहीं निकल रही है। पर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका का जो पूरा जो सिस्टम है, स्पेशली ट्रम्प का जो सिस्टम है, वो है कि अमेरिका में जो प्रोडक्शन हो रही है ऑयल की, वो चाहता है वो जितनी ज़्यादा दुनिया में लोग जो है वो खरीदे, भारत में खरीदे। जी प्लीज कंटिन्यू रवि जी, कंटिन्यू। हाँ जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आवाज़ आ रही है। हाँ जी। तो मैं ये बताना चाहता था कि ये जो है बहुत क्लियर है कि अमेरिका में जो 2 लॉबीज है, आप देखिए नेतन्याहू जो पहुंचा हुआ है वो किस लिए पहुंचा हुआ है। उसको पता है ये टाइमिंग जो है कि उसको पता है कि ट्रम्प जो है वो इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। तो ट्रम्प के ऊपर ऑलमोस्ट उसके कनपट्टी पे वो गन लेके पहुंचा हुआ है कि आपको ये वॉर जो है जारी रखनी पड़ेगी। और वहाँ पे काफ़ी कॉल्स हैं। एक बहुत ज़्यादा जो कॉल है वो यही है कि फिनिश टू दी एंड, और काफ़ी लोग इसको मान रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि डेमोक्रेट्स भी बोल रहे हैं और रिपब्लिकन्स भी बोल रहे हैं। पर इसमें ट्रम्प जो है इतनी बुरी तरह फंस गया, क्योंकि जो वर्ल्ड इकोनॉमी जो अभी सर ने बोला कि इसका सबसे ज़्यादा जो खमियाजा जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा पड़ा है, और इसका हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म असर बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि अभी चाहे कितना भी आप वर्ल्ड इकोनॉमी में देखिए, एआई ड्रिवन है जो भी है, पर क्रैश तो आएगा। ये हमने आपके ही प्रोग्राम में पहले बोला था कि उसको हम लोग एक तरीके से पोस्टपोन कर रहे हैं, उसको हटा नहीं सकते। तो ट्रम्प का जो गेम है वो बड़ा क्लियर है। आपने देखा कल भी ट्रम्प की स्टेटमेंट थी कि हम अमेरिकन ऑयल को उसको कॉइन बेस करना चाहते हैं, और ये 15 अगस्त की उसने डेडलाइन डाली हुई है। उसका एक ही मुद्दा है जो हम बार बार बोलते हैं ना कि ट्रम्प सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखता है, अपनी फैमिली का इंटरेस्ट देखता है, उसको अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसमें ईरान जो है, मुझे लगता है ईरान का भी इस्तेमाल हुआ जा रहा है। इजराइल अलग से ही गेम खेल रहा है। बाद में आपको पता ही है, यहाँ पे एक्सेलेंसी बैठे हुए हैं, इनको पता है कि चाइना और रशिया का बाकी बड़ा गेम जो चल रहा है। तो इसमें वी हैव टू अंडरस्टैंड इतने सारे लेयर्स हैं, और इसको ट्रम्प ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। और मुझे लगता है कि ट्रम्प एज अ प्रेसिडेंट विल बी रिमेंबर्ड एज द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ अमेरिका। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से यूएस गिर जाएगा, इतना है नहीं, उसमें टाइम तो लगेगा, पर उसका बिगनिंग ऑफ द एंड है। और उसमें जो मैं आज ही किसी से बात कर रहा था कि इंडिया में जो ब्रिक्स समिट है 12-13 को जो होने वाली है, वो ब्रिक्स समिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भारत के लिए जो है, अगर आपने देखा शी जिनपिंग ने कंफर्म कर दिया है पुतिन आएंगे। ये ट्रम्प पागल हो चुका है इस न्यूज़ को सुन के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अगले जो हैं 2-3 महीने जो हैं, ये वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स को बदलेंगे, इकोनॉमी को बदलेंगे, और ये पेट्रो डॉलर की जो हम बात करते हैं उसको बदलेगी। और आज लास्ट बता, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि यूएई ने दोनों अमेरिका को और ईरान को पैसे दिए कि आप हमारे ऊपर अटैक करना बंद कीजिए। तहस नहस हो गई है उनकी रियल एस्टेट इकोनॉमी। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है, इतना सिंपल नहीं है। धन्यवाद।
एम्बेसडर वोरा, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ इंडिया के लिए वे आउट क्या है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बहुत है क्रूड पर, हमारी डिपेंडेंसी बहुत सारी चीज़ों पर है, फर्टिलाइजर पर है, हमारी इकोनॉमी बिना फ्यूल के बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। गैस की क्राइसिस आपने देखी, हालांकि सरकार ने उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया, चाहे वो क्रूड की सप्लाई हो। कोई भी पेट्रोल पंप ऐसा नहीं था कि वो बंद हो गया हो। और हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी पेट्रोल पंप पे मैं गया हूँ अपनी कार लेके तो मुझे पेट्रोल नहीं मिला हो या एलपीजी की सप्लाई मेरे घर में ना आई हो। लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा वोरा साहब, तो कैसे मैनेज करेगी सरकार? डर इस बात का मेरे जहन में। आपको तो ये मालूम है सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आप भविष्य की बात कर रहे हैं। एक मैं आपको बता देता हूँ जो हमें सिखाया जाता है, द फ्यूचर ओज नथिंग टू द पास्ट। अगर आप सोचते हो कि जो आज हो रहा है भविष्य में भी वो होगा, फ्यूचर जो है वो बड़ा कमीना है। वो पास्ट को परवाह नहीं करता क्या हुआ है वहां पे, वो अपना भविष्य खुद खोलता है। राइट सर। अब आपने जो बात की है, इसमें ग्रोथ रेट हमारी क्या है इस समय, लेटेस्ट प्रेडिक्शन देखें आपने 2026 भारत की इकोनॉमी के, ब्लूमबर्ग की लेटेस्ट रिपोर्ट देख, इसी महीने की जुलाई की, ओवर 7%। ये सब कहां से हो रहा है सर? मैं तो रिग्रेशन एनालिसिस करता हूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगर सब कुछ खराब हो रहा है, ये तेल बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाउ आर वी ग्रोइंग? 40 देशों से हम तेल खरीद रहे हैं, वी आर अवॉइडिंग हॉर्मोज, दूसरी जगह से आ रहे हैं, थोड़ा ज्यादा पैसे दे रहे हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बड़े तगड़े हैं। व्हाट इज इट दैट, क्यों हम लोग इतना यस वी आर वरीड। और रिसेशन, हम डिप्रेशन की बात करते हैं सर, लेट मी जस्ट पुट इट टू यू। हमारे फ्रेंड जो है फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, आई थिंक ही डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज। आज एक देश है दुनिया में जो डिप्रेशन में है, शायद आपने उसका नाम सुना होगा सर, 12-13 साल से है, उस देश का नाम है वेनेजुएला। इन्फ्लेशन 700%, इकोनॉमी 90% कोलैप्स कर गई है। ये है डिप्रेशन। ये नहीं कि थोड़ा इन्फ्लेशन आपका 5% हो गया या दैट इज अ रिसेशन जैसा जर्मनी में हो रहा है। इट्स नॉट अ डिप्रेशन। राइट। तो अब मेरा जो अपना मानना है सर कि वी आर द शाइनिंग लाइट। हाँ, हमें सतर्क रहना है, पैनिक नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोग ला रहे हैं ऑयल सप्लाईज। आपका क्या ख्याल है सर, ये जो पहली हमारी ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन चली है, ये हवा में ही हम बातें करते हैं सर, वी आर मूविंग अवे। आपको याद है, एक चीज आपको बता दूं सर, अप्रैल का महीना था, 25 अप्रैल, भारत में ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा थी, 256 या 255 गीगावाट। एक गीगावाट में बिलियन वाट होते हैं। मैंने ये भी सुना था, हमारे एक्सपर्ट्स जो होते हैं, कि आप तो देखी थी सारी ग्रिड कोलैप्स कर जाएगी इतनी, क्योंकि सब लोग एयर कंडीशनर चला, सबके घर में अब एयर कंडीशनर। आपके पास तो 4-5 होंगे आपके घर में, मैं तो कुटिया में रहता हूँ। तो वहां पे जो मैं देख रहा था कि अब तो कोलैप्स, सर एक घर में बिजली नहीं गई क्योंकि 1/3 उसका सूर्य देवता से आया, सोलर एनर्जी, उसके ऊपर जोर दिया जा रहा। सो वी आर प्रिपेयर्ड सर, वी आर प्लानिंग। हाँ, बी केयरफुल बट डोंट पैनिक, और हम लोग इसको संभाल लेंगे सर। वी आर प्रोग्रेसिवली हम कम करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व सारे हमारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के जो क्या उनको कहते हैं, जो टैंक्स में हम रखते हैं, दे आर क्लोज टू कैपेसिटी। सो वी कीप रिड्यूसिंग आवर रिक्वायरमेंट ऑन आवर रिलायंस ऑन इंपोर्टेड ऑयल सर। फिर से आई कंक्लूड बाय सेइंग कि भविष्य में क्या होगा, डोंट टेक द पास्ट एज एन इंडिकेटर सर। फ्यूचर ओज नथिंग टू द पास्ट। आप देखते जाएंगे किस तरह से हम ये कम करते जाएंगे, एंड इंडिया विल कीप मूविंग अहेड। ये मेरा मानना है। अब ईरान और अमेरिका का जंग कहाँ जाएगा, जो मर्जी हमारे ईरान से मित्र हैं, जो मर्जी वो कह दें, ही इज एंटाइटल्ड टू, इट्स अ फ्री कंट्री। अमेरिका में कितनी मुखालफत हुई है इस वॉर की सर, आप जानते हैं? हमारे अमेरिकन फ्रेंड से पूछिए ना, कितने लोगों ने अपोज किया है। आप तो हर रोज कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, ईरान में किसी ने अपोज किया है क्या? और 3 करोड़ की फौज खड़ी हो जाएगी एक दिन के अंदर। जैनू बख्शी बताएंगे ट्रेनिंग में कितना टाइम लगता है। लेट्स गेट रियल सर। एक होता है अफसाना, दूसरी होती है हकीकत। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, ऑल आईड लाइक टू से इज सर दैट इस समय टू पैनिक एंड टू से दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं होगी सर। ये पहले भी मैंने देखा, 2 विश्व युद्ध भी हो चुके हैं, दुनिया खत्म नहीं हुई थी, दुनिया वापस आ गई। एंड यू नो द वन कंट्री दैट लेड द वे इन रिकवरी, शायद आपने उसका नाम सुना होगा, उसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं चाह रहा हूँ, so this is what I want to say. ऑलराइट सर। जनरल साहब, जिस तरह से अमेरिका ईरान की लड़ाई हो रही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका सुपर पावर है और सामरिक ताकत के हिसाब से ईरान कहीं नहीं ठहरता। ये जंग भले लंबी चल रही है, लेकिन आप जो कह रहे हैं सर वो भी ऐड करिएगा। मेरा एक सवाल भी ले लीजिए, ईरान कितने दिन तक इस वॉर को सस्टेन कर सकता है आपके लिहाज से?
जनरल साहब। देखिए, ईरान का 48 साल से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हैं। क्या उसके घुटने ढीले हुए हैं? क्या उसने घुटने टेके हैं? नहीं। वाई? बिकॉज चाइना इज बाइंग Iranian oil. China is helping Iran. Russia is helping Iran. आप गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेड कर दें, द कैस्पियन सी से काफ़ी कुछ उसको साजो सामान आ रहा है। वो कह रहा है कि मैं महीनों नहीं, मैं साल लड़ सकता हूँ, एंड आई वुड बी टू सरप्राइज्ड इफ इट डज। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कह रहे थे अब फ्यूचर का पास से कोई लेन देन नहीं। मिलिट्री में हमको नेट असेसमेंट सिखाई जाती है, वेयर आई हैव टू स्टडी द पास्ट जनरली फॉर 50 years and then 20 years in detail. I have to identify the patterns that came from the past. Patterns tend to persist and become the basis of heuristic warning forecasts. Right? Right, So sir. I cannot divorce myself from the past in analyzing the future and in trying to predict what is going to happen. You can't be algorithmic in the future prediction, but in security, national security forecasting, you can make a basic heuristic warning forecast based upon patterns of the past. So as a military history student, I'm not prepared as of now to debunk history. I have great respect for my friend Ambassador Deepak Vora Saab. He and I are the best of friends, but we have our differences in professional opinions. I see it more from the military lens, वो diplomatic lens से देखते हैं. He is a greater optimist. I have to look for war. मेरी नौकरी तब बनती है. ऑलराइट सर, पॉइंट टेकन सर। लेकिन एक सवाल मेरा रह गया कि ईरान कब तक सस्टेन कर पाएगा इस वॉर को सर, अभी आने वाले वक्त में? और As I see it, देखिए, ईरान ने जिस दिन लड़ाई शुरू हुई थी, उसने कहा था अमेरिका इज थिंकिंग ऑफ वीक्स, वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मंथ्स. राइट, With the Caspian Sea route open, with the land route open, Iran can fight on for years. क्योंकि जो कुछ उसको बनाना था, मिसाइल्स, ड्रोन्स, ज्यादातर वो बना चुका है. पहले अंदाज था कि केवल 1,500 मिसाइल्स हैं, कोई 30,000 ड्रोन्स हैं. वॉर के दौरान CIA ने एस्टिमेट बढ़ा दिया कि साहब इनके पास तो कोई 3,000 से ज्यादा मिसाइल्स और 80,000 से ज्यादा ड्रोन्स हैं. ये CIA का एस्टिमेट है ना, राइट? तो इसके अगर ये एस्टिमेट है और आपको 50, 60, 100 मिसाइल प्रतिदिन फायर करने हैं, यू कैन गो ऑन फॉर इयर्स. ठीक है. नंबर एक चीज मैं आपको बताता हूं. नंबर 2, मैं आपको कहना चाहता हूं कि साहब देयर इज अ एसिमेट्री. प्लीज अंडरस्टैंड. लेट मी एक्सप्लेन. एसिमेट्री विच इज कॉल्ड कॉस्ट एसिमेट्री. एक ड्रोन की कीमत $20,000 से $50,000 है. एक पेट्रियट मिसाइल की कीमत, और 2 पेट्रियट मिसाइल फायर करने पड़ते हैं एक ड्रोन को भी मार गिराने के लिए. उसकी कीमत $1 मिलियन है, थर्ड की कीमत $5 मिलियन है. अब आप हिसाब लगा लीजिए साहब, अमेरिका में भी अ सुपर पावर, अमेरिका में भी एन इकोनॉमिक सुपर पावर. हाउ लॉन्ग कैन यू सस्टेन? Number 3, to make these interceptor missiles, I want to tell this very specifically to Deepak Saab, my very dear friend, you need rare earths. Who has the rare earths, Ambassador Saab? The rare earths are with China. उनने रोक लगा दिया है. It will take you 4 to 5 years for America to replenish its inventory of missiles which it has fired off in Ukraine and in Iran. And if God forbid China decides to go in for Taiwan in the month of August, September, you are done for. Already. Russia is likely to escalate in Ukraine. हाकिम आप साहब, मैं आ जानते रहा हूं, हैं एक यूक्रेन reaction लेके आ रहा हूं. के ये जो उचकू चौधरी कॉमेडियन ने एक मिनट, एक जहाज डुबो दिए हैं. आप समझते हैं रशिया इसको थूका चाट जाएगा? यू थिंक रशिया विल स्वॉलो इट?
Right, वो sir. ओडेसा पे टूट के पड़ रहा है और अभी देखिए आप वहां पे हमले बड़े होंगे ऑलराइट सर, और यूक्रेन भी खत्म होगा और ये जो ईरान की लड़ाई है आई एम अफ्रेड इट्स नॉट गोइंग वेल एट ऑल राइट सर, फ्रॉम द मिलिट्री एस्पेक्ट इट इज बिकमिंग अ स्ट्रेटेजिक डिजास्टर राइट सर। Ambassador Vora, your reaction. I mean that is extremely clear to all military analysts. Okay जनरल साहब, point taken. Ambassador Vora. लगा लीजिए जोर, आपने 40 दिन बॉम्बिंग करी, एक मिनट, आपने 40 दिन बॉम्बिंग करी, क्या हासिल कर लिया? अब आपने 13 दिन और बॉम्बिंग करी, क्या हासिल कर लिया? क्या ईरान रुका? ईरान इज फायरिंग बैक हार्डर. राइट सर, सो वेयर डज इट ऑल एंड सर? आप पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद थी, अब रेड सी भी क्लोज है. राइट सर, 22% तेल वहां से आता था, 12% अब और बंद हो गया. अगर हम बोलें कि साहब इकोनॉमी को कुछ नहीं होगा, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट सर, बट आई एम नॉट दैट ग्रेट एन ऑप्टिमिस्ट. प्लीज. point taken. Ambassador Vora, your reaction sir, your reaction on that. भाई ये मेरी औकात नहीं है कि जनरल साहब से डिसएग्री करूं. वो हमारे इतने घनिष्ठ मित्र हैं, अगर वो कह रहे हैं तो वी एक्सेप्ट इट. आई डेयर नॉट डिसएग्री. बट एज एन इकोनॉमिस्ट, एज अ रिग्रेशन एनालिस्ट, इसका मतलब होता है कि वी लुक एट पास्ट ट्रेंड्स एंड ट्राई एंड एंटिसिपेट द फ्यूचर. द फ्यूचर ओज नथिंग टू द पास्ट सर. कितने सर, डू आई हैव अ मिनट? Yes sir, please go ahead. 1948 में भारत के बारे में क्या प्रेडिक्शंस थी? पढ़िए ना. नपुंसक, गरीब, खाने को नहीं है, मर जाएगा, टूट जाएगा. क्या हुआ सर? टूट गए हम. गरीब हैं, नपुंसक हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है. ये 2026 है. टीवी पे हूं भाई, What बाद has में happened बात to us, करेंगे. sir? टीवी पे हूं. सो ये चीजें जो प्रिडिक्शंस होती है ना सर, थ्रो देम आउट ऑफ द विंडो. जी, रियलिटी ये है कि आपने एज अ रिग्रेशन एनालिस्ट यू लुक एट द ट्रेंड्स. द फ्यूचर ओज नथिंग टू द पास्ट. द प्रेजेंट इज द गेटकीपर. वो बताएगा फ्यूचर किधर जा रहा है. और प्रेजेंट में हम देख रहे हैं कि वी आर हैंडलिंग दिस वेरी वेल. नॉट जस्ट वी, एक्सेप्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज, दे आर मैनेजिंग. भूखमरी कहीं पे नहीं है सर. अगर है तो अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, हमारे ईरान के दोस्त नाराज ना हो, अकॉर्डिंग टू दैट भूखमरी ईरान पे है. और वहां पे अगेन एज आई सेड, नाराज ना हो, इट्स मीडिया रिपोर्ट्स. और वो कह रहे हैं कि वहां बच्चों के ऊपर गोली चल रही है, लाइव फायरिंग हो रही है, डेमोन्स्ट्रेशन. वी डोंट नो व्हाट द ट्रूथ. क्योंकि लड़ाई में सर, आई कंक्लूड, लड़ाई में सबसे पहली मौत सिपाही की नहीं होती, सच्चाई की होती है. ऑलराइट. हाकिम रिजा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाकिम साहब. देखिए, वो यहाँ पर मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ. यहाँ पर कोई भूखमरी नहीं है, कुछ भी नहीं है. यहाँ पर सिर्फ 1 रुपए का पेट्रोल का 1 लीटर है. पूरे बसें फ्री हैं, पूरे मेट्रो ट्रांसपोर्ट फ्री है, रोटी लेकिन है आपकी ना, करेंसी तो बिल्कुल सादा तबाह आदमी बर्बाद खा हो गई हाकिम साहब. हाँ, होने आपकी के करेंसी तो बावजूद तबाह हो भी- गई है ना. नहीं, यहाँ पर इकोनॉमी तो डंप है, basic होता बिजनेस ना। खत्म हो चुके हैं. नहीं समझे. देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, इन्फ्लेशन इज डिफरेंट. मैंने एक जो बेसिक होता है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन, जो खाना पीना, वो तकरीबन यहाँ पर फ्री है. लोगों में कोई कभी भी नहीं आता. इसलिए लोग भी है ना इनके साथ हैं, सबसे ज्यादा उनके रिजिम के साथ हैं. क्योंकि वहां पर जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पूरी तरह. और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जो 3 करोड़ फौज है ना, वो 2 साल से ज्यादा ट्रेनिंग ले चुकी है. यहाँ पर कंपल्सरी 18 साल होने के बाद 2 साल की ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग लेना वाजिब है. तो सबके सब ट्रेनिंग हो के हैं. और तीसरी बात हुई, जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है आज के दौर में अमेरिका में, गल्फ. जैसा कि हमारे दोस्त रवि साहब बता रहे थे कि जो यूएई की हालत है, उसी तरह Alright. यूएई, कतर, ठीक है हाकिम साहब, बहुत माफी चाहता हूं, ज्यादा वक्त नहीं तो बचा. एम्बेसडर वोरा, थैंक यू investment सो मच सबसे फॉर ज्यादा ज्वाइनिंग अस. बर्बादी- जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में आए. रवि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. दर्शकों, देश का सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना है, लेकिन पाकिस्तान से बड़ी खबर है, वो आपको बताना जरूरी है. जी हाँ, पाकिस्तान जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के नाम पर मानवाधिकार का मुद्दा उठाता है, भारत पर मुसलमान विरोधी होने का आरोप लगाता है और घाटी के युवाओं को भड़काने की कोशिश करता है. लेकिन अब सवाल पाकिस्तान से है, जब पाकिस्तान